न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। ख्वाजा बिलाल ने AIMIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी को ये कहा कि दिल्ली में ठहर कर तेरा मेरा रिश्ता क्या बोलना जरूरी नहीं था। ऐसा बोलने से फिर वो लोग भी तो कहेंगे जय श्री राम। इस पर ख्वाजा बिलाल ने कुछ तफसीली बयान दिया है, आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। आप दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ठहर कर आप तेरा मेरा रिश्ता क्या का नारा लगाते हैं और आप उन्हों अगर जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो आपके दिल को तकलीफ होती है। बेवकूफ ना समझ को लोग कहते हैं क्या भाई 2 सीटें लड़ाए ना, 2 सीटों से क्या होता। तो बताओ मुस्तफाबाद में और उकला में मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद कौन है? असदुद्दीन अवैसी साहब जिसको जिताएंगे बोलते हैं उन्हें हार जाता, और जिसको हराएंगे बोलते हैं वो लोग जीत जाते। 2014 से लेकर जब से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक असदुद्दीन अवैसी पे एक FIR नहीं होता, एक ED की इंक्वायरी नहीं होती। इलेक्शन में मुसलमानों के दरमियान में आके कहते हैं देवेंद्र फडणवीस तू कैसा पानी बंद करता हमारे महाराष्ट्र का। इलेक्शन में तो ऐसा गालियां दे रहे थे और शादी में देखो तो ठहर के दोनों हाथे खोले, एक बाहों में जो है इम्तियाज जलील घुस गए, दूसरे बाहों में वारिस पठान घुस गए। असदुद्दीन अवैसी साहब फिर के भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। ये जिम्मेदारी कबूल करते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब को बाहैसियती सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको इस्तीफा देना चाहिए। मोहतरम हजरात, आज हम बात करेंगे दिल्ली इलेक्शंस के मुतालिक। दिल्ली इलेक्शंस के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें की जा रही है, लेकिन हम जो शुरुआत करेंगे, हमारी शुरुआत सबसे पहले मुस्तफ़ाबाद से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कामयाब हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मुस्तफ़ाबाद आज से कुछ दिन पहले वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी था उसका, मुस्तफ़ाबाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के MLA हाजी यूनुस वहाँ के MLA थे, आम आदमी पार्टी के। किसी वजह से उनको टिकट नहीं दी गई तो कोई आदिल अहमद के नाम से किसी को टिकट दिया गया था, वो भी एक मुस्लिम था। भारतीय जनता पार्टी वहां पर 84,888 वोट्स हासिल करती है और आम आदमी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट 65,511 वोट्स हासिल करता है। और वही कॉन्स्टिट्यूंसी में MIM का कैंडिडेट ताहिर हुसैन, जिनको 33,467 वोट्स जिनको हासिल हुए। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर हमारी हैदराबाद की MIM वहां पर इलेक्शन लड़ाई, वो उखला, वहाँ के भी सिटिंग MLA एक मुसलमान, किसी भी पार्टी के हो मुसलमान थे, वो वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उखला और मुस्तफ़ाबाद तो 2 ही सीटें लड़ाई है MIM, जहाँ पर 2 भी सिटिंग MLAs आम आदमी पार्टी के जो रहे, उन्हीं को हराने के लिए हैदराबाद से MIM वहाँ पर अपने 2 कैंडिडेट डालती है, जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कामयाब हो गए मुस्तफ़ाबाद में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नाकामयाब हुए। यहाँ पर MIM जीतना, MIM के कैंडिडेट को जितवाना, ये मकसद तो MIM की लीडरशिप का था ही नहीं। MIM वहाँ पर अगर इलेक्शन लड़ने का उनका मंसूबा होता तो कई साल से वहाँ पर काम किए होते, तब जाके वहाँ पर इलेक्शन लड़े होते। पहले कॉरपोरेशन लड़ाते, पहले इफ्तिदाई की बॉडीज बनाते, कुछ नहीं, बस सिर्फ एक सेलेक्टिवली 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज दिए गए जहां पर इनको जाके अपने कैंडिडेट्स को लड़ाना था। वहां से लड़ाने से वोटों के अंदर एक बड़ा पोलराइजेशन। कुछ बेवकूफ ना समझ, जिन लोगों को समझ कम है, अल्लाह ताला जिनको अक्ल सलीम दिमाग जिनको कम दिया है, वो लोग कहते हैं क्या भाई 2 सीटें लड़ाए ना, 2 सीटों से क्या होता। ये जो सवाल है, ये नादानी वाले छोटे बच्चे जिनके मुंह में दूध की शीशी होती, उन्होंने सवाल करना ये। मोदी कभी हैदराबाद को आके भड़काऊ भाषण दिया? योगी कभी हैदराबाद को आके भड़काऊ भाषण दिया? नहीं। उनके वहां के भड़काऊ भाषण आपकी क़यादत घर घर तक पहुंचाने का काम करती है। तो वैसे ही जैसे आपके बयानात, आप दिल्ली में बैठ के अगर बयान दे रहे हैं तो आपकी दिल्ली की तकरीर पूरा हिंदुस्तान सुन रहा, तो क्या दिल्ली ने सुनता? वो लोग तो इलेक्शन के मूवमेंट में है। चलिए, आपकी आदिलाबाद की तकरीर 2-4 हजार आदमी के दरमियान में दी गई थी, क्या वो आज 2-4 हजार आदमी वहीं पे सुन लिया, वहीं खत्म हो गई? आपकी वो तकरीर आज भी हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत का काम कर रही है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है तब तब आपकी वो 15 मिनट वाली तकरीर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सुनाई जाती है। आप क्या समझते हैं? मुस्तफ़ाबाद के अंदर जो आप नारे लगाए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, गाड़ी का सनरूफ खोलकर, क्या वो वीडियो आपकी है दिल्ली की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं घुमा? बिल्कुल घुमा। हम इतनी दूर बैठ के हैदराबाद वाले देख सकते हैं तो क्या दिल्ली वाले नहीं देखते? हम इतनी दूर बैठ के महाराष्ट्र वाले देख सकते हैं, क्या दिल्ली वाले नहीं देखते? अरे भाई, एक वीडियो बन रही, इस कमरे में 4 तरफ दीवार है,
इस कमरे में बैठ के अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी वीडियो कहां तक पहुंचेगी मुझे खुद को अंदाजा नहीं है। मेरे सामने सिर्फ मैं हूं और कैमरा है, लेकिन मेरी वीडियो कहां तक जाएगी, कितने लोग सुनेंगे, इसका अंदाजा नहीं है। ये क्या नादानी वाली बच्चों वाली बात करते हैं। आप दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ठहर कर आप तेरा मेरा रिश्ता क्या का नारा लगाते हैं और आप उन्होंने अगर जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो आपके दिल को तकलीफ होती है। उन्होंने कहा लगाए, आपके मुस्तफाबाद में आके लगाए। कैसा जीती मुस्तफाबाद में बीजेपी? फिर कौन जिताया मुस्तफाबाद में बीजेपी को? मुस्तफाबाद में बीजेपी को जिताने का राज जिम्मेदार एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी है। कुछ दिन पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपके एमएलए के आपके दिए हुए कैंडिडेट के खिलाफ कुछ मुसलमान ठहर गए थे, तो आप क्या क्या नामों से पुकारे थे? अरे मुनाफिको, अरे मीर जाफर, मीर सादिक की औलादो, आप पुकारे थे। एक मुसलमान जीतने वाला है, वहां पर तुम क्यों अपने कैंडिडेट को लेके आए? तुम क्यों उसको ठहराने के वास्ते आए? उसको हराने के लिए मुसलमान ठहरा बोल के आप औरंगाबाद में बोले। तो बताओ मुस्तफाबाद में और उकला में मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद कौन है? इसका मुहासबा करो तो नाम आपका आएगा कि आप मीर जाफर और मीर सादिक के नाम से दिल्ली के मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करने का काम आप कर आए हैं। आप ना इलेक्शन से पहले जाते ना आप इलेक्शन के बाद जाते। आपका काम तो गस्साल की तरह है। गस्साल मैयत देखा तो आता, तफ्तीन करता चले जाता, गबर में डालता उसको चले जाता। उन्हें जन्नत में जाओ, उन्हें दोज़ख में जाओ, गस्साल को कोई ताल्लुक नहीं रहता। आप कौम के साथ वो काम कर रहे हैं। अब आप तो जीते, आपकी हर तकरीर में मुसलमानों जागो, बीजेपी जीत जाएगी बोले। बीजेपी जीतने के बाद आप इतना लाइट ले लेते वो कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो स्टेट को। यूपी में गली गली फिर के बोले बीजेपी आ जाएंगी, बीजेपी आएंगी, बीजेपी आएंगी बोल के आप डरा दिखा के लोगों को इलेक्शन तो लड़े। आप बीजेपी आई बात, अतीक अहमद का बेटे का इनकाउंटर, असद अहमद का इनकाउंटर हुआ। असद अहमद आपको अपने हाथों से खाना खिलाया था। इलाहाबाद में आप उसके घर गए थे। अतीक अहमद जेल में था, असद अहमद जिंदा था, अशरफ अहमद भी जेल में था। जब उनकी वालिदा पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, आप उनके घर को गए थे। वहां इलाहाबाद में एक जलसा हुआ था, उस जलसे में आप शिरकत करे थे। उसके बाद घर जाके खाना खाए। वो बच्चा मर गया इनकाउंटर में, आप उसकी मैयत में गए थे। वो बच्चे का एनकाउंटर हो गया। उसकी मां, जो पार्टी आपकी ज्वाइन करी, उसकी मां अपने बेटे की मैयत में तक ना जा सकी। क्या आप जाके आपके पार्टी मेंबर जिसका बेटा एनकाउंटर में शहीद हो गया, उसको आप, उसके बेटे मैयत को आप, मैयत में मां को लेके जाने की कोई काम करे? चलो नहीं करे, कम से कम उसकी मां के साथ ठहरे आप। अरे आज दो बेचारे जेल में बंद है, शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन, आप उनको लाके इलेक्शन लड़ाए। हैदराबाद में अब्दुल खदीर से कभी मुलाकात करे, मौलाना नसीरुद्दीन साहब से कभी मुलाकात करे, आलेर एनकाउंटर में जो 5 बच्चे मारे गए कभी उनके घर वालों से आप मुलाकात करें। क्या इनकी नमाज जनाजा में आप शिरकत करें? क्या कभी आजम खान से जेल में मुलाकात के लिए गए? क्या कभी शहाबुद्दीन मरहूम जो जेल में मर गए उनके बेटे उसामा से आप मुलाकात करें? कभी क्या आप आजम खान जो जेल में है उनकी ज़ईफ बीवी से कभी आप मुलाकात करने का काम करें? अरे आजम खान जेल में है, चलो छोड़ दो, उनकी बीवी से नहीं मिली, चलो छोड़ दो। आजमगढ़ में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जब बुलडोजर लगाया जा रहा था, आप जाके बुलडोजर के सामने ठहरे। बातें मुसलमान क़यादत की बड़ी बड़ी करते हैं आप, लेकिन आपके अंदर अमली तौर पे करने के लिए कोई काम नहीं है। हैदराबाद के अंदर ऐसे कई बच्चे हैं जो जेलों के अंदर है। आप दियो टिकट, मैं बोल रहा हूं, आप टिकट दो, आप उसको टिकट दो। मौलाना नसीरुद्दीन साहब के बेटे को आप एमएलए का टिकट दो। आप हैदराबाद से, आप अब्दुल खदीर साहब मरहूम, इंतकाल जिसका हो गया 27 साल, जो जेल में रहे, उनके बेटे को आप टिकट दो हैदराबाद से। आप वहां जाके हिंदू मुसलमानों में पोलराइजेशन करके आए। अगर आपको ये जेलों में रहने वाले लोगों से अगर हमदर्दी है तो ये जो जेलों वाले हैं, जो हैदराबाद में जो जेलों में जो लोग अपनी जिंदगियां निकाल दी, उनके बेटों को 2 टिकट। मुसलमानों के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, राजा सिंह के खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? आप अबू आसिम आजमी के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप आरिफ नसीम खां के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप कांग्रेस के अजहरुद्दीन के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप फेरोज खान के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप अमानतुल्ला खान के खिलाफ कैंडिडेट डाल सकते, आप एसपी के अनीजुर रहमान के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप एसपी के अजीजुल हक पहलवान के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप बीएसपी के अलाउद्दीन के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप एसपी के मोहम्मद रिजवान के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप एसपी के शिफाउर रहमान के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप बिहार में मुजाहिद आलम के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप बिहार में जावेद के खिलाफ अपना कैंडिडेट, डॉक्टर जावेद के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप मुरादाबाद में महबूब खान के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप जियाउर रहमान बर्क के बेटे जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप करनूल के एम ए गफ्फार साहब के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप कर्नाटक के तनवीर अहमद के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप तेलंगाना के आमिर शकील के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, आप फरद खान के याकूब परे के आप उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते, लेकिन क्या आप राजा सिंह के खिलाफ अपना कैंडिडेट डाल सकते? हैदराबाद वालों, आज अगर महाराष्ट्र और दिल्ली 2 अगर ये सीट जीते हैं, इसके जिम्मेदार हैदराबाद वालों तुम और मैं हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ये बीजेपी के एजेंट्स को हैदराबाद से कामयाब करके भिजा रहे हैं, ये समझ के कामयाब कर रहे हैं, बीजेपी को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत को खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मुसलसल 2014 से असदुद्दीन ओवैसी साहब जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़े हैं, तब से आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के हर फैसले में अल्लाह ताला उनको हार और शिकस्त रखा। आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले केसीआर को जिताओ, केसीआर हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले जगन को जिताओ, जगन हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले बदरुद्दीन अजमल को जिताओ, बदरुद्दीन अजमल हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले अख्तरुल ईमान को जिताओ, अख्तरुल ईमान हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले इम्तियाज जलील को जिताओ, इम्तियाज जलील हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले साबिर काबली वाले को जिताओ, साबिर काबली वाला हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले सिकंदराबाद से मोटे को जिताओ, मोटा हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले चवेल्ले से दुबले को जिताओ, दुबला हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले वंचित बहुजन निजामाबाद से व्हाइट बालों वाले को जिताओ, व्हाइट बालों वाला हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले वंचित बहुजन अगाड़ी को जिताओ, वंचित बहुजन अगाड़ी हार गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले प्रकाश अंबेडकर को जिताओ, प्रकाश अंबेडकर हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले उपेंद्र कुशवाहा को बिहार से जिताओ, उपेंद्र कुशवाहा हार गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब 2019 में कर्नाटक में कुमारस्वामी को जिताओ बोले, उन्हें हार गया। 2023 में उसको हराओ बोले, उन्हें जीत गया। साहब के जो फैसले हैं मुसलसल, जब से साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब से भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनी है, उनको अवाम उनके हर फैसले में उनके साथ उनको रिजेक्ट कर रही है। तो मैं जब अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो विखार, वो मेयार जो खत्म हो रहा है, जो हम पुलिस एक्शन के दौर के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क़याम अमल में लाया गया था, उसके आज भटक कर जो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, इस बुनियाद पर मैं ये बात को मानता हूं कि हमको और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने स्टेट्स में असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर के भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, ये जिम्मेदारी कबूल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब को बाहैसियती सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको इस बात को कबूल करना चाहिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है, उनकी वजह से जीती है। दिल्ली में बीजेपी जीती है, उनकी वजह से जीती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती है, उनकी वजह से जीती है। महबूब नगर में अगर बीजेपी जीती है, उनकी वजह से जीती है। अगर निजामाबाद में बीजेपी जीती है, उनकी वजह से जीती है। चवेल्ला में अगर बीजेपी जीती है, उनकी वजह से जीती है। सिकंदराबाद में अगर बीजेपी जीती है, उनकी वजह से जीती है। इन तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहिए अव्वलीन फुर्सत में इन भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी को आप करवाने के जिम्मेदारी कबूल करते हुए आप बाहैसियती सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको इस्तीफा देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसको जिताएंगे बोलते उन्हें हार जाता, और जिसको हराएंगे बोलते वो लोग जीत जाते। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बोलते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। उधर जिताने की बात अभी मैं किया, अब देखिए अब हराने की बातों पे आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले मोदी को हराएंगे, मोदी हर जगह जीत जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी साहब योगी को हराएंगे बोले योगी जीत जाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब देवेंद्र फडणवीस को हराएंगे बोले देवेंद्र फडणवीस जीत जाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब नीतीश कुमार को हराएंगे बोले नीतीश कुमार जीत जाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद्रबाबू नायडू को हराएंगे बोले चंद्रबाबू नायडू जीत जाता। तो साहब जिसको हराएंगे बोलते वो लोग जीत जाते, और जिसको जिताएंगे बोलते वो लोग हार जाते। मुसलमानों, ये लोग आपको दिखाते कुछ और है, करते कुछ है। मुस्तफाबाद में आके कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आए। अरे आप इलेक्शन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी गैर मुसलमान के खिलाफ लड़ रहे थे? आप वहां पर ठहर के मुसलमानों को गालियां दे रहे थे। आपका हाजी यूनुस मुसलमान है, अमानतुल्लाह खान मुसलमान है, और हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के साथ दिल्ली में बोल के पूरे लोग काम पे निकले हुए। मैं हैदराबाद के वो लोग जो सोशल मीडिया पर MIM का IT सेल जो एक्टिव रहता, मैं उनको भी कहता हूं कि भाई किसी की मोहब्बत में और किसी की नफरत में इतने अंधे ना हो जाओ कि तुमको हकायक नजर ना आए। अगर दिल्ली की मुस्तफाबाद की सीट के नताइज देखने के बाद भी अगर तुम ये बात को समझते हो नहीं 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 साहब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तुम लोग अहमक हो, तुम लोग बेखुफ हो, तुम लोग ये बात को नहीं समझ पा रहे कि ये ठेकेदारी इनको दी गई है। आप मैं एक सवाल जो हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ बोलता, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मिशनरीज, अपने पूरे डिपार्टमेंट, अपने पूरे एजेंसीज उसके पीछे नहीं लगाती। 2014 से लेकर जब से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक असदुद्दीन ओवैसी पे एक FIR नहीं होता, एक ED की इंक्वायरी नहीं होती, एक वक्फ की जायदादों की उनका इंक्वायरी उनके ऊपर नहीं बढ़ाई जाती, एक भड़काऊ भाषण का उनके ऊपर कहीं केस दर्ज नहीं होता। लेकिन आज इस माहौल में भी अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश अगर जाते हैं तो जेड सिक्योरिटी, रेड कारपेट वेलकम, हेलीकॉप्टर परमिशन, रोडों पे कैनवे, साहब के लिए स्पेशल परमिशन, तमाम चीजें ग्रांट की जाती। महाराष्ट्र में परसों मुंबई में MIM के एक MLA, एक्स MLA वारिस पठान, देखो नादान मुसलमानों, वो शादी की कुछ तस्वीर और वीडियोस आप लोगों के लिए एक मशाले राह और एक सबक है। इलेक्शन के वक्त
देवेंद्र फडणवीस को दोनों के दोनों ठहर के गालियां दिए, दोनों के दोनों ठहर के गालियां दे रहे थे। कुछ दिन गुजरे, वही चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का वारिस पठान के बेटे की शादी में आता है और दोनों बाहें खोलता तो एक गले लपटते, एक तरफ से वारिस पठान, दूसरी तरफ से इम्तियाज जलील। ये दो लोग आके गले मिलते। आप बताइए, ये लोग इलेक्शन में मुसलमानों के दरमियान में आके कहते हैं, अरे देवेंद्र फडणवीस तू कैसा पानी बंद करता हमारे महाराष्ट्र का, हमारे औरंगाबाद का, बल्कि लंबी लंबी तकरीरें करें। इलेक्शन में तो ऐसा गालियां दे रहे थे और शादी में देखो तो ठहर के दोनों हाथे खोले, एक बाहों में जो है इम्तियाज जलील घुस गए, दूसरे बाहों में वारिस पठान घुस गए। हम मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए तकरीरें दी जाती, हम मुसलमानों को दीवाना बनाने के लिए ये बातें सुनाया जाता। मेरे को कई लोग पूछ रहे थे कि भाई ठीक है इलेक्शन में जो है वो जो हुआ है ठीक है, इनके इलेक्शन में भाई इतने लोग कहाँ से आते तकरीरें सुनने के वास्ते। बोलते हमारे हैदराबाद में एक फेस्टिवल होता, हैदराबाद में वो फेस्टिवल में बहुत से लोग बैल को लेके आते, बैल के गले में फूल का हार रहता, बैल को तेल वेल लगा के जबरदस्त मालिश करके लेके आते, बैल के ऊपर एक कपड़ा डालते, वहां पर वो बैल को देखने के लिए बहुत लोग आते, बहुत लोग जमा होते हैं उस बैल को देखने के वास्ते। कोई ये ख्वाहिश नहीं करता वो बैल की रस्सी पकड़ के घर को लेके जाऊंगा, और कोई बैल को देख के बैल की तारीफ नहीं करता। जो शख्स बैल का मालिक होता, क्या तैयार करा है बोल के उसकी पीठ थपक के जाता। तो ऐसे हैदराबाद से भी कुछ बैल दिल्ली में आए तो दिल्ली वालों को फुकट में अच्छी तकरीरें सुनने मिले। वो गए जाके एक जना भो भो करके आया, एक जना बोला जाके वहां पर मैं हार गया लेकिन मैं दिलों में जीता हुआ हूँ, आवाम में जीता हुआ हूँ, बल्कि एक जना महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील जाके जो है वहां पर अपनी तकरीर करके आया। एक हैदराबाद से नामपल्ली से एमएलए गया, जाके जाओ बेटे थोड़े दिन में कुछ फसादात होते दिल्ली में, जाओ देखता हूँ, जाके जो यूं करके तकरीर करे ना, फसादों में भी जाके मजलूमों के साथ ठहर के यूं करना। इतने डंडे पड़ते तुम्हारे जो है तुम्हारे कायद को मालूम है जहाँ फसादात होते वहां नहीं जाना है, बल्कि तुम्हारे कायद को ये अच्छे से मालूम है और तुम्हारे कायद की तारीख है, जहां फसाद होता वहां नहीं जाते। जहां बीजेपी जीत जाती है, मुसलमानों एमआईएम को कामयाब करो, कांग्रेस को कामयाब करो, बीआरएस को कामयाब करो, ये बार बार जो नारे लगाते रहे, उसी हल्के में अगर फसाद हो गया सांप फटक के नहीं देखते उस तरफ, ये सांप की तारीख है। तो अब दिल्ली वालों जो लोग आए थे तुम्हारे पास, जो मकसद से आए थे, वो मकसद में वो लोग कामयाब हो गए, वो लोग कामयाब होकर चले गए। मुस्तफाबाद बीजेपी जिताने में कामयाब हो गए, चले गए। और उखला जिताने के लिए आए थे, लेकिन उखला वालों ने अपनी शान बचा ली, अपनी जान बचा ली, भारतीय जनता पार्टी को वहां कामयाब होने से रोका। हाँ, यह बात सच है कि आज दिल्ली में एक फिरका परस्त हुकूमत वहां पर इख्तिदार पे आई है। लोग बोल रहे हैं भाई 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है वहां पर 20 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे पास जो कांग्रेस जो है वहां पर आम आदमी पार्टी के वोटा काट के आम आदमी पार्टी को हराई होंगी। उससे मेरा क्या लेना देना है? मैं अपनी मुस्लिम क़यादत से सवाल कर रहा हूं कि तुम हमारे मुस्लिम सिटिंग एमएलएस को हराने का प्लान क्यों बना रहे हैं? तुम क्यों बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं? मैं सवाल हमारी मुस्लिम लीडरशिप से करूंगा, मैं गैरों से मैं सवाल नहीं करूंगा। उनका बदला ले रहे हैं तो हरियाणा का बदला ले रहे होंगे, मैं हरियाणा के बदले में मेरा क्या लेना देना है। लेकिन अगर एक एमएलए, ये बात समझने की जरूरत है कि किसी पार्टी से अगर कोई एमएलए कामयाब होता है, किसी भी पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस से हो, समाजवादी से हो, बहुजन समाज से हो, एमआईएम से हो या फिर आम आदमी पार्टी से हो, अगर एक एमएलए अगर बनता है, वो एमएलए बनने के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये उसके दिल को, उसकी पार्टी को, उसके बात का अंदाजा होता। लेकिन आप जाके वो एमएलए मुस्लिम्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को डाल के मुसलमान क़यादत को खत्म करने का जो काम और जो मंसूबा आपका है, ये मंसूबा अगर हैदराबाद वाले समझेंगे तो मैं समझता हूं कि हम बीजेपी के हकीकी एजेंट्स को पहचान पाएंगे। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।